हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने सीडीपी के 40 क्वेश्चंस किए थे। आज के वीडियो में हम लोग 41 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन कहता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है विलियम वुंश, ऑप्शन बी है विलियम जेम्स, ऑप्शन सी है अरस्तु और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वुंश को कहा जाता है। 42 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? वोल्फगैंग कोहलर, ये कोहलर का पूरा नाम है। तो कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कोहलर ने सूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, परंतु सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर नहीं थे। तो प्रतिपादक कौन थे? तो वर्दीमर थे। प्रतिपादक कौन थे सूझ के सिद्धांत के? तो वर्दीमर थे। और इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था 1912 में। और जो कोहलर थे वो प्रयोगकर्ता थे। इन्होंने वनमानुष पर अर्थात चिंपांजी पर प्रयोग किया था, जिसका नाम सुल्तान था। और इनके सहयोगकर्ता थे कोफका, जिन्हें इन तीनों को गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है। वर्दीमर प्रतिपादक करता थे, प्रयोगकर्ता कोहलर थे और सहयोगकर्ता कोफका थे। और इन्होंने सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1912 में। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? कोहलर ने प्रयोग किस पर किया था? तो सुल्तान नामक चिंपांजी पर कोहलर ने प्रयोग किया था। इन्हें गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है। गेस्टाल्टवाद क्या है? तो जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1921, 1922, 1917 और 1920। तो कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 1920 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंश को कहा जाता है, विलियम जेम्स को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है और डी है कोई नहीं। तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। ऑप्शन जो बी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। हमने 41 नंबर के क्वेश्चन पे देखा था कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो वो आंसर था विलियम वुंश। ये हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। और विलियम जेम्स जो हैं ये अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंश है। नाम सेम है, क्वेश्चन भी लगभग सेम है, तो कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंश और अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जेम्स। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स है। चलिए 44 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर और लुप्त स्थिति पर। तो अंतर्दृष्टि अधिगम मैंने जैसे अभी पहले आपको बताया था कि उसकी प्रयोगकर्ता कौन थे? कोहलर। अंतर्दृष्टि का या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर ने दिया था। और कोहलर का जो अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत है वो समस्या की किस स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण स्थिति पर। कोहलर के सिद्धांत का नाम है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और कोहलर के सिद्धांत का अन्य नाम क्या क्या है? तो पहला है संपूर्णवाद का सिद्धांत, दूसरा है समग्रवाद का सिद्धांत, तीसरा है अवयवीवाद का सिद्धांत, चौथा अधिगम का सिद्धांत और पांचवा गेस्टाल्टवाद। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण स्थिति पर। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं? वांछित समूह कहते हैं, नियंत्रित समूह कहते हैं, प्रयोगात्मक समूह कहते हैं या तुल्य समूह कहते हैं? तो जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं।
स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत या द्वितात्विक सिद्धांत। तो स्टेनले हॉल के द्वारा कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले किसके द्वारा परिभाषित किया गया, यह पूछना चाहता है क्वेश्चन में। तो वाटसन के द्वारा, एबिंगहॉस के द्वारा, एंजल के द्वारा या ह्यूम के द्वारा। तो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया था वाटसन के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। किलपेट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ, कब हुआ? किलपेट्रिक के द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार कब हुआ था? 1918 में हुआ था, 1915 में हुआ था, 1928 में हुआ था या 1880 में हुआ था? तो किलपेट्रिक के द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। यहाँ पर एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं कि प्रयोजना विधि का आविष्कार किन्होंने किया? तो किलपेट्रिक के द्वारा हुआ। प्रयोजना विधि का जो आविष्कार है वह किलपेट्रिक के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1918 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है। विलियम वुंड के द्वारा जो स्थापित स्कूल है उसका क्या नाम है? संरचनावाद है, प्रकार्यवाद है, मनोविश्लेषणवाद है या साहचर्यवाद है? तो वुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम संरचनावाद है। हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? ये होता है। स्वप्रेरणा के द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली होता है, बहुत प्रभावशाली होता है, सामान्य होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्वप्रेरणा के द्वारा अधिगम जो होता है वह बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डी एनिमा की रचना है। डी एनिमा एक बुक है जिसके रचनाकार कौन है यह पूछा जा रहा है। तो डी एनिमा किसकी रचना है? ऑप्शन ए अरस्तु की रचना है, बी सुकरात की रचना है, सी स्किनर या डी वुडवर्थ की रचना है। तो डी एनिमा जो बुक है वो ऑप्शन ए अरस्तु की रचना है। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। डी एनिमा के रचनाकार अरस्तु हैं। पेस्टोलॉजी के 3 पॉइंट एज के संप्रत्यय में एज का क्या अर्थ है? पेस्टोलॉजी के 3 पॉइंट एज के संप्रत्यय में एज का क्या अर्थ है, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एज है और यहाँ 3 है, मतलब 3 एज है। 3 एज हुए तो एक एज का मतलब हुआ हेड, दूसरे का हार्ट और तीसरे का हैंड। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पेस्टोलॉजी के 3 पॉइंट एज के संप्रत्यय में एज का क्या अर्थ है? तो हमारे पास क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। 3 एज ऑलरेडी हैं। तो एक एज का मतलब होता है हेड, दूसरे का मतलब हार्ट और तीसरे का हैंड। एच इसको शॉर्ट में CH कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन जो डी है उपरोक्त सभी ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, वह उक्त कथन किसका है? मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, उक्त कथन किसका है यह पूछा जा रहा है। एबिंगहॉस का, स्किनर का, वुडवर्थ का या टिशनर का? तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास छोटा, यह कथन है एबिंगहॉस का। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है, कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं और कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। तो 54 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्य सीखने की गति, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में कौन सा संबंध होता है? तो कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में नाम है। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम वुंश के द्वारा की गई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी। कहां? तो जर्मनी में। और किसके द्वारा? तो विलियम वुंश के द्वारा की गई थी। विलियम वुंश के द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसका क्या नाम है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, बी है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, सी है साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और डी है कोई नहीं। तो जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, वर्तमान में इसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं का, असाधारण बच्चों की या उपरोक्त सभी की। तो आत्मनिरीक्षण विधि, ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि आत्मनिरीक्षण किसका किया जाता है? स्वयं का किया जाता है। तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रश्नोत्तरी विधि का जनक माना जाता है मॉन्टेसरी, कॉल्डवेल कुक, फ्रॉवेल या सुकरात। तो प्रश्नोत्तरी विधि का जनक किसे माना जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सुकरात को माना जाता है। प्रश्नोत्तरी विधि का जनक सुकरात को माना जाता है। और सुकरात कौन थे? तो सुकरात यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने प्रश्नोत्तरी विधि दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये प्रश्नोत्तरी विधि आया है तो एक तो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। प्रश्नोत्तरी विधि का जनक तो सुकरात को माना जाता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में प्रश्नावली विधि या प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वुडवर्थ थे। ध्यान में रखिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रश्नावली विधि का प्रयोग करने वाले वुडवर्थ थे। शिक्षा के क्षेत्र में प्रश्नावली विधि या प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति वुडवर्थ थे। और प्रश्नोत्तरी विधि का लिखित प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो फ्रांसिस गाल्टन थे। या प्रश्नोत्तरी विधि का लिखित रूप में आविष्कारक किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या पूछा गया भी है। तो फ्रांसिस गाल्टन। शिक्षा के क्षेत्र में प्रश्नावली विधि का प्रयोग करने वाले वुडवर्थ हैं और प्रश्नावली विधि का लिखित में प्रयोग करने वाले व्यक्ति फ्रांसिस गाल्टन हैं। और प्रश्नावली विधि के जो जनक हैं वो सुकरात हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? 58 नंबर का क्वेश्चन है। बाल केंद्रित जो शिक्षा है, वर्तमान में जो शिक्षा की प्रणाली है वो क्या है? वो बाल केंद्रित शिक्षा है। तो ये किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की देन है, सर्व शिक्षा अभियान की देन है, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है या उपरोक्त में से सभी। तो बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन जो सी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। यह कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? विवेकानंद का है, स्किनर का है, पेस्टोलॉजी का है या टैगोर का है? तो शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। ऑप्शन जो ए है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट या उपरोक्त सभी। तो थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया था? तो निश्चित और स्पष्ट रूप थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रदान किया है। थॉर्नडाइक कौन थे? तो थॉर्नडाइक थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है और थॉर्नडाइक को ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है।
थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा था? तो प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया, एसआर थ्योरी, ये जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के हैं। और थॉर्नडाइक के मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक का नाम क्या था? तो एनिमल इंटेलिजेंस बुक, ये बुक थॉर्नडाइक का है। तो थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? तो निश्चित और स्पष्ट रूप प्रदान किया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाने लग गया था? तो व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा। ऑप्शन जो बी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। तो विकास का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला विकास का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया, किन्होंने दिलाया था? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किन्होंने दिलाया था? पहले मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र एक ही थे, फिर बाद में इनको अलग किया गया। तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया? विलियम वुंश ने, विलियम जेम्स ने, स्किनर ने या वॉटसन ने? तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाने वाले थे ऑप्शन बी विलियम जेम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत। ये वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? आत्मा की, मन की, मस्तिष्क की या चेतना की? तो मैकडूगल की जो पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी, उसमें मैकडूगल ने किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? तो सही आंसर हो जाएगा चेतना की कड़ी आलोचना की है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या अभिभावक का? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा बालक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? तो प्लेटो, अरस्तु, बर्कली या वाटसन? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरस्तु के समय में मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि है, तुलनात्मक विधि है, विकासीय विधि है या सांख्यिकीय विधि है? तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी विधि है? तो विकासीय विधि है। ऑप्शन जो सी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन से हैं? शिक्षार्थी हैं, सीखने की प्रक्रिया है, अध्यापक है या सभी है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व ये तीनों ही हैं, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। व्यक्तिक भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास,
व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, 1 तथा 2 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्ति की विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। और बी है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था? से पहले मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए है मन, जो बी है आत्मा, सी है चेतना और डी है व्यवहार। तो पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा जाता था, वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। तो इसमें सर्वप्रथम पूछा गया है, पहले की बात की जा रही है, तो आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन जो बी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछा जाता कि वर्तमान में मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है, तो वो व्यवहार का अध्ययन हो जाता, परंतु यहाँ पर सर्वप्रथम पूछा गया है, इस वजह से ये आत्मा का अध्ययन कहलाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है शैक्षिक उद्देश्य, बी है मूल्यांकन, सी है शिक्षण अनुभव और डी है अधिगम अनुभव। तो कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है यह पूछा गया। तो शैक्षिक उद्देश्य तो है, मूल्यांकन ऑलरेडी है ही और अधिगम का अनुभव भी है, लेकिन शिक्षण अनुभव मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में निगेटिव पूछा गया है, इस वजह से हमारा आंसर शिक्षण अनुभव हो जाएगा। 73 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर या शैक्षणिक पिछड़ापन। तो कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, शैक्षणिक पिछड़ापन। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और सकल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि और चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ऑप्शन डी सही आंसर है, चिंतन और कल्पना थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। 75 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, सी है मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना और डी है अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। तो शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है? तो अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का क्वेश्चन है, कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद देता है, क्रियाशीलतावाद देता है, व्यवहारवाद देता है या सृजनशीलतावाद देता है? तो निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सृजनशीलतावाद। सृजनशीलतावाद अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। 77 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए फ्रॉबेल, बी पेस्टलॉजी, सी थॉर्नडाइक और डी है प्लेटो। तो कौन सा विचारक है जिनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन बी पेस्टलॉजी हो जाएगा सही आंसर। 78 नंबर का क्वेश्चन है, जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? मूर्त संक्रियात्मक स्तर में, पूर्व संक्रियात्मक स्तर में, इंद्रिय जनित स्तर में और अमूर्त संक्रियात्मक स्तर में। तो जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तब वो इंद्रिय जनित स्तर में होते हैं, जिसका वर्ष होता है 0 से 2 वर्ष की आयु में। तो इंद्रिय जनित स्तर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है?
यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है। यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है। इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक क्रियाओं से है। और डी, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपने वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? किसने कहा है कि बच्चे अपने वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए है बंडूरा, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी स्किनर और ऑप्शन डी है पियाजे। तो निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपने वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा मैस्लो। मैस्लो ने कहा था कि बच्चे अपने वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने 41 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे क्वेश्चंस पसंद आते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।